ठीक है, अब शुरू करता हूँ आज की क्लास। टाइम हो गया और जिन लोगों का माइक ओपन रह गया भाई म्यूट कर लो अभी भी। सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब शुरू करता हूँ आज की क्लास का टॉपिक। देखिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी, आप लोगों के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वो सब कुछ ना घर पर रेगुलर बेसिस पे उसे रिवाइज करिए, पढ़िए जरूर क्लास में आने से पहले, क्योंकि ना अब चीजें ना थोड़े अच्छे लेवल पर आने शुरू हो जाएंगी। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, उस टॉपिक से अब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो थियोरेटिकल क्लास थी, आज की भी क्लास थियोरेटिकल है, लेकिन आखिर में आते आते ना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी करने के लिए, और फिर देखते हैं क्या है कैसे है। और बाकी एज यूजुअल जैसे क्लास के बाद मैं उसके नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। लेकिन आप लोगों के लिए आज बेटर है कि आप एक रजिस्टर और पेन लेकर के बैठे, मैं यहाँ जो भी कुछ पढ़ाता हूँ आप उसे चाहो तो नोट कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ, और चीजों को वहां मैंने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, सुनिए ध्यान से। वैसे अगर कहा जाए तो फिजिक्स के अंदर ना बहुत सारी हमने चार्जेस के बारे में दो क्लासेस डिस्कस कर ली। तो जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमें ना सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है जो हमारी बुक में की है। हमें चार्जेस की सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और वो जो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें से पहली प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो हम आज की क्लास में बस यही 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से समझेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आज के क्लास का टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इनकी 3 ही बेसिक प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं हमारी किताब के अंदर। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली हेडिंग शुरू करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सुनिए ध्यान से, आज का जो टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वो क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इस बात पे जरा फोकस कीजिएगा। देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस नाम से ही पता लग रहा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इसके नाम से ही पता लग रहा है। एडिटिव वर्ड का मतलब होता है एडिटिविटी वर्ड का मतलब अगर समझे तो ये जो एडिटिव वर्ड है ना, एडिटिविटी, ये वर्ड ना एडिशन से आया है। एडिशन मतलब ऐड यानी कि जोड़ने से आया है, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है एडिटिविटी मींस ऐड करना। अब मैं आपको समझाता हूं एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, सुनिए ध्यान से। आप सभी लोगों को आवाज तो क्लियर है ना सबको? हाँ हाँ ठीक है ओके। चलिए अब शुरू करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस किसे कहते हैं। देखिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एक प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सिस्टम या एक बड़ी बॉडी है, और आप उस सिस्टम के ऊपर या उस बड़ी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो कहा यह जाता है कि उस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम निकाल दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई ना, बस इसी को कहा जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बात को जरा गौर से सुनिए। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक सिस्टम है, बड़ा सा सिस्टम मतलब कोई बड़ी बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी। इस सिस्टम के अंदर किसी जगह पर कोई चार्ज है, मान लीजिए इस जगह पर चार्ज है Q1। सपोज कर लीजिए इस हिस्से पर जो चार्ज है वो कौन सा है, Q2। मान लीजिए इस हिस्से पर जो चार्ज है वो Q3, इस हिस्से पर जो चार्ज है वो कौन सा है, Q4। और अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है,
तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो आप उस सिस्टम के अंदर मौजूद सभी अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस को लीजिए और इन सभी इंडिविजुअल सम निकाल दीजिए, और वो भी कौन सा, अलजेब्रिक सम कैलकुलेट कर दीजिए। इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम निकाल दीजिए। अब ये सम के बजाय अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जो चार्ज पॉजिटिव है आप उससे ऐड कर लीजिए और जो चार्ज नेगेटिव है उससे आपको सबट्रैक्ट करना होगा। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सबको ऐड कर दीजिए। बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल। सपोज कर लीजिए ये आप लोगों के पास एक स्क्वायर शीट है, कोई सी भी स्क्वायर की शीट है। इस शीट के ऊपर इस कॉर्नर पर मान लेते हैं 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इस कॉर्नर पर 3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, इस कॉर्नर पर -2 कूलम का नेगेटिव चार्ज है और इस कॉर्नर पर +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। और आपसे पूछेंगे कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर बताइए टोटल, तो आप इस टोटल चार्ज को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू, यही जो हमने ऊपर बात पढ़ी कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर वो अलजेब्रिक सम होता है सभी इंडिविजुअल चार्जेस का। तो अगर आप इसमें से टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं पूरे सिस्टम पर, तो पहला चार्ज जो है वो आपके पास कितना है? दैट इज +4 कूलम। फिर प्लस में दूसरा वाला चार्ज कौन सा है? दिस इज +3 कूलम। फिर तीसरा वाला चार्ज कौन सा? दैट इज -2 कूलम। फिर चौथा वाला चार्ज कौन सा? दैट इज +1 कूलम। आप इन सभी चार्जेस को आपस में एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब है आवाज नहीं आ रही भैया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ गई आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज? ओके जी भैया। तो ये जो आपके पास ना टोटल चार्ज अगर इस पूरे सिस्टम का आपको कैलकुलेट करना है तो सभी इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम ले लीजिए और जब आपने इनको ऐड किया तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 6 कूलम। तो बस ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी जिससे हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप जो लिखेंगे एग्जाम में वो ये लिखेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the individual charges present inside the system। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो उस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं आप उन सब का अलजेब्रिक सम निकाल दीजिए, आपको पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज मिल जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिखना चाहे तो इसे लिख लीजिए, फिर हम अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सर आगे करो। हाँ कर लिया कंप्लीट आप लोगों ने? ठीक है जी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी जो फिनिश हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये मैं रब कर रहा हूं और आप लोगों को ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो। अभ्यास आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही ठीक से? हाँ सर आवाज नहीं आ रही। सिर्फ लिफ्टिंग हो रही है। हेलो, अब आएगी आवाज आप लोगों को? हाँ अब आ रही है आवाज? थोड़ी धीरे हाँ आ आ रही है, रही है। सही आ रही है। ओके
ओके ओके ओके ठीक है, वो एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ रहा था, उसी की वजह से दिक्कत हो गई। कोई नहीं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब सिंपल सी बात है, अब हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली जिसका नाम था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम एक छोटी सी बात पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? जिस तरीके से आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहा जाता है, इसका क्या मतलब है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, वो ये कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसे सिर्फ बदला जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। ये कहा जाता है कि टोटल चार्ज जो है, या फिर एनर्जी वाले अगर कंजर्वेशन के लॉ को देखें तो इसको एक और तरीके से भी कहा जाता था, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कहा जाता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो बात मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बोली, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको ये बात समझाता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। बस इस बात को ही कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको कहने के और भी तरीके होते हैं, मैं वो और भी तरीके आप लोगों को अभी सर चला। हाँ बोलिए भाई। सर वो एक बार लिख दो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं ना ये क्लास के बाद ना सारे के सारे नोट्स ना अच्छा अच्छा, हाँ प्रॉपर वे में लिखे हैं, वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख के सर, ज्यादा मैं ग्रुप टाइम में ना नहीं हूँ ना। लेने। ओके, आप मुझे ना कॉल कर लेना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक आपको वहां से लिखे हुए रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। सुनिए अब ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया। अब पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल वे में, जरा समझिएगा ये आखिर है क्या। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से कोई भी चीज बाहर ना जा सके, ना बाहर की कोई चीज सिस्टम के अंदर आ सके, इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास इस तरीके का एक सिस्टम है, ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, और इस सिस्टम के अंदर की तरफ ना कुछ भी हो, इसे हमने पूरे का पूरा क्या बोल दिया, सिस्टम कह दिया। अब कोई भी चीज बाहर की अंदर की तरफ नहीं जा सकती, अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कुछ भी अंदर ना आ सके, अंदर का कुछ भी बाहर ना जा सके, हम इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और मैंने कहा द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, लीजिए आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी सर, अब आ रही है। एक मिनट। हाँ सर, आ रही है सर। तो ये हमारे पास हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस म्यूट सिस्टम भी में कर से देना कोई भाई। भी चीज ना तो अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। अब मान लीजिए इस पूरे के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना है, जीरो। टोटल चार्ज जीरो। मैंने कहा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यह है कि पहले चार्ज अगर जीरो था तो बाद में भी चार्ज कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि वो हमेशा ही सेम रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, सपोज कर लो इस पूरे सिस्टम के अंदर, किसी का माइक ओपन है भाई, बंद कर लीजिए उसको। सपोज कर लीजिए पूरे का पूरा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मान लीजिए एक आदमी इस जगह पर खड़ा है, और ये आदमी किसी भी तरह से मान लो इस जगह पर जमीन को खोदता है या कुछ भी करता है, और यहाँ से जमीन खोद करके ना माइनस का 10 यूनिट नेगेटिव, यानी कि 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज निकाल लेता है, सपोज करो। अब ये 10 यूनिट सर, नेगेटिव चार्ज, सर। हाँ बोलो जी। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हाँ वो ये आदमी है। एक सिस्टम, हाँ आप पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छा, आदमी हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही ले लिया। जैसे मैं अभी ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी की एक क्लास है, मैं इस क्लास के अंदर हूँ, जो लोग बाहर है वो अंदर नहीं आ सकते, तो ये पूरी की पूरी क्लास में एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लीजिए इस ठीक है सर। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये आदमी है, इसने किसी भी तरह से जमीन से -10
यूनिट चार्ज निकाल लिया, यानी कि 10 यूनिट चार्ज निकाला, वो भी नेगेटिव, और इस 10 यूनिट चार्ज को उठाया और उठा करके किसी और जगह ले गया और ले जा करके यहाँ पर 10 यूनिट चार्ज उसने रख दिया। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज भी लेके चला जाता है और पीछे बदले में छोड़ जाता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जब इस आदमी ने यहाँ से 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज निकाला और निकाल करके यहाँ ले जा करके रख दिया, इसका मतलब बदले में उसने इस जगह पर क्या छोड़ दिया, इस जगह पर उतना ही 10 यूनिट ही क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे बोलूं कि टोटल चार्ज बताना जरा कितना है, तो आप बोलोगे सर पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो प्लस का 10 यूनिट और फिर प्लस में माइनस का 10 यूनिट, आप फिर से जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी आया। ये आदमी कहीं से भी चार्ज को उठा के किसी भी जगह ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जगह पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज किसी ना किसी जगह पर आएगा। इसका मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ उज्जवल बोलो, क्या पूछ रहे हो? उज्जवल बोलो, कुछ पूछने के लिए बोल रहे हो आप? अरे +10 से प्रोटॉन है। नहीं भाई, +10 वैसे तो प्रोटॉन है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ कोई भी एक बॉडी होगी, अगर आप इसमें से 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हो तो इसका मतलब अब इसके अंदर ना 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। आपको याद नहीं, मैंने एक डायग्राम बनवाया था फर्स्ट क्लास के अंदर जो मैं बताया था। हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह है, वरना फिर मुझे वही वाला डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे क्लास के बाद सर एक बार बना दो। नो सर, हो गया सर एक बार बना दो। आप मुझे कॉल करके फिर पूछ लेना, ठीक है? ओके चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम ही आइसोलेटेड है तो आप किसी भी जगह से कोई भी चार्ज निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे तो कोई भी चार्ज अगर यहाँ से नेगेटिव उठा के यहाँ लाए तो यहाँ नेगेटिव आ तो गया, लेकिन बदले में उतना ही पॉजिटिव यहाँ पर भी आ गया। इसलिए जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव जुड़ेगा तो टोटल फिर से कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आपका सिस्टम कैसा होगा, आइसोलेटेड। मान लो ये आदमी यहाँ से 10 यूनिट चार्ज उठाता और उठा करके सिस्टम को तोड़ करके खुद को कहाँ निकाल लेता, बाहर, और यही माइनस का 10 यूनिट चार्ज कहाँ लेके आ जाता, बाहर। तो ये -10 यहाँ नहीं रहता। अब पूरे सिस्टम पे पूछूं टोटल चार्ज कितना है तो आप बोलते हैं सर अब की बात टोटल चार्ज कितना है, प्लस का 10, यानी कि अब आपका चार्ज कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा ही कैसा रहता है, बिल्कुल कंजर्व रहता है। कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स भी जो है ना वो आइसोलेटेड है, और अगर यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो टोटल चार्ज इनसाइड द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस किसी एक जगह अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो जरूर किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होगा। तो अब ना आप इसे चाहे तो एक और स्टेटमेंट की तरह बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। They can be transferred from one body to another body। हम सिर्फ उसे एक बॉडी से उठा करके दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ। तो इसका मतलब या तो आप यूं कहिए द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, या यूं कहिए कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये हमारे पास इसी को कहने का एक दूसरा तरीका है। अच्छा, कई जने ना एक और तरीके से बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वो कहते हैं कि चार्जेस को बनाया भी जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, बट ऑलवेज इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स, सिर्फ और सिर्फ इक्वल और ऑपोजिट पेयर्स में। मतलब ये कहने का है कि अगर आप किसी भी जगह पर प्लस का 10 यूनिट चार्ज बनाओगे तो कहीं ना कहीं पर माइनस का 10 यूनिट चार्ज खुद क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट ऑलवेज इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। आप किसी भी जगह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते। अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हो तो कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको इसका ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है। सुनिए ध्यान से। आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि जो कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में ना एक अलग बात है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। न्यूट्रॉन ना न्यूक्लियस के अंदर रहता है।
और जब किसी भी तरह से न्यूक्लियस के ब्रेक होने पर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकलने के बाद में न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाता ज्यादा देर तक। मतलब अगर न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को निकालते हो और ला करके जमीन पर रख देते हो ना, या किसी भी जगह रख देते हो, तो वो न्यूट्रॉन ना कुछ देर बाद ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और साइंटिस्टों ने जब देखा कि न्यूट्रॉन टूट जाता है तो न्यूट्रॉन के दो टुकड़े हो जाते हैं, और न्यूट्रॉन टूटता है दो पार्टिकल में, एक टूटता है प्रोटॉन में और दूसरा टूटता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन में। और आप जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब न्यूट्रॉन टूट रहा होता है ना, तब कोई भी चीज इसके अंदर नहीं एंटर करती ना, इसमें से कोई चीज बाहर आती है। मतलब न्यूट्रॉन का टूटना आप कह सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये टूट रहा है। और जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो हमें ये पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो अगर पॉजिटिव का +1 यूनिट है तो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं इस साइड का टोटल चार्ज जोड़ूं तो वो भी कितना निकल के आएगा, 0। इसका मतलब है कि ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से पहले भी टोटल चार्ज 0 था और इस रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके ऊपर भी छोटा मोटा कोई सवाल टीचर पूछे भी तो वो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है ए, वो सब्सटेंस टूटा बी में, फिर टूटा सी में, और मान लीजिए फिर टूट गया डी में। आपको इसका चार्ज बता दिया जाएगा, मान लीजिए 5 यूनिट, इसका चार्ज किसी ने बोल दिया 2 यूनिट, इसका चार्ज आपको किसी ने बता दिया 1 यूनिट, और फिर बोले चलिए बताइए जरा इसका चार्ज कितना होगा। मैंने मान लिया इसका चार्ज कितना है, x। आप जानते हैं अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड के चार्जेस कैसे होंगे, कंजर्व। तो आप इस साइड के चार्ज को यानी कि 5 को इक्वल कर दीजिए इस साइड के टोटल चार्ज से, 2 + 1 + x से। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, और आप 3 को इधर ले आइए इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस वाले सिस्टम के ऊपर, इस वाले d के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, दैट इज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सभी के लिए क्लियर है? तो अब आप लोगों को मैं फिर से लास्ट बार बता रहा हूँ, total charge of an isolated system is remains constant. Charge can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred from one body to another body. या फिर आप ये कह सकते हैं charge can be created or destroyed but always in equal and opposite pairs. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर वो एक बार न्यूट्रॉन का टूटना सर बता दीजिए एक बार दोबारा। नहीं, ये न्यूट्रॉन का ना अभी तो आपको ये रिएक्शन ना ध्यान रखनी है। आगे आपको ना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सेकंड बुक में मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पता चलेगा क्या, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जब न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन बाहर निकलता है ना, और बाहर निकलने के बाद जब हम इसे रख देते हैं तो रखने के बाद कुछ देर बाद न्यूट्रॉन टूट जाता है और दो नए पार्टिकल बनाता है, एक प्रोटॉन और एक क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 0। और प्रोटॉन के ऊपर मान लेते हैं अगर पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप दोनों चार्जेस को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल फिर से हो जाएगा 0। इससे ये पता लगता है कि इस रिएक्शन के दौरान रिएक्शन होने से पहले का चार्ज और रिएक्शन होने के बाद का चार्ज बिल्कुल सेम है। तो ये पूरे का पूरा एग्जांपल हमें ये बताता है कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन कैसा है, सेम। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला तीसरी प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी। और इस तीसरी प्रॉपर्टी को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बाकी जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में सीधी भी पूछी जा सकती है, बाकी आगे आने वाले सवालों में, क्वेश्चंस में इसका बहुत अच्छा यूज होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, और हेडिंग लिखना चाहे तो लिख लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, सुनिए ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए और बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। अब आगे आने वाली जो ये क्लास अब चलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगी। इसी के आगे इसके ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमें डिस्कस करने हैं। सुनिए ध्यान से, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें आपने ये क्वांटाइजेशन शब्द जरूर सुना होगा 11th क्लास में। अगर आपने नहीं भी सुना तो मैं आपको समझाता हूं
सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ इस शब्द का मतलब, फिर हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी का या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तब क्वांटाइज्ड कहते हैं जब उसकी हर पॉसिबल वैल्यू ना हो। ऐसा ना हो कि वो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। अगर कोई भी पॉसिबल का मतलब वो किसी भी वैल्यू को अगर ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड तब कहा जाता है जब उसकी मन मर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ना हो। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए। सपोज कर लीजिए आपने किसी फ्रूट वाले से, फल वाले से बोला कि मुझे केले खरीदने हैं, तो आप उससे 10 केले खरीद सकते हैं, 11 केले खरीद सकते हैं, 12 केले खरीद सकते हैं, 20 केले खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो केले की क्वांटिटी है ना वो क्वांटाइज्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मन मर्जी से उसे ये बोलो कि भाई मुझे ना 12.5 केले दे दे, वो 12.5 केले नहीं दे सकता। क्यों? आप ये कहेंगे कि जो केले की जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड है, या तो वो केले आपको 10 मिलेंगे या 11 मिलेंगे। आप 10.5 या 10.8 बनाना कभी भी परचेज नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केलों की क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड है। एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आप टीचर हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। पेपर के अंदर एक मिनट रुकिएगा, आप एक टीचर हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए आप एक टीचर हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर आ रही है। ठीक है, आप टीचर हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। उस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए ना आप लोगों को उसमें कुछ क्वेश्चंस डालने होंगे। सपोज कर लीजिए आपने सोचा कि चलो मैं पेपर बनाता हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन डाल देता हूँ। आपने उसके अंदर 10 क्वेश्चन डाल दिए। अब आपको लगा नहीं यार 10 क्वेश्चन कम है, 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं। तो आप 10 के बाद उसे 11 क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके अंदर 12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 15 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से कभी भी नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर ना 11.5 क्वेश्चन डाल दें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। वो अपनी मनमर्जी की कोई भी वैल्यूज के क्वेश्चंस नहीं हो सकते। या तो क्वेश्चन के नंबर 10 होंगे या 11 होंगे, 10 और 11 के बीच में और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक फिक्स अमाउंट में, अमाउंट नहीं इस तरह से बोला जाए कि एक फिक्स वैल्यूज ही लेकर के चलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटीज क्या है? क्वांटाइज्ड है। मान लीजिए आप बाजार जाकर के आटा खरीदते हो, तो जिससे आपको आटा खरीदना, आप उसे बोलो भाई 5 किलो आटा दे दे, आप उसे बोलो 10 किलो आटा दे दे, आप उसे बोलो 20 किलो आटा दे दे, तो वो दे सकता है। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि मुझे 5 किलो 150 ग्राम आटा चाहिए, तो वो आपको उतना भी दे पाएगा। इसका मतलब आटे की जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड नहीं है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइज्ड शब्द का मतलब क्या होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सुनिए, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जाहिर सी बात है आपको क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन का मतलब पता चल गया, तो इसका मतलब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी मतलब पता चल गया होगा। समझाता हूं क्या होता है। देखिए, कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, कोई भी बॉडीज ले लीजिए, किसी भी बॉडी के ऊपर अपनी मनमर्जी का कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज की क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब या तो वो चार्ज इतने अमाउंट का होगा या इतने अमाउंट का होगा या फिर इतने अमाउंट का होगा। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कोई भी नंबर लिखो और बोल दो सर बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है। हर पॉसिबल वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती कि आप कुछ भी नंबर डाल दो और बोल दो कि यही चार्ज। मैं इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक बॉडी है, ये रही एक बॉडी। अब इस बॉडी के ऊपर आपने ना एक इलेक्ट्रॉन ला करके इस बॉडी को दे दिया। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका मतलब इस बॉडी के पास अब जो चार्ज होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आप बोलोगे सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप ये कह सकते हैं सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से निकाल लेता तो आप बोलते सर इसके पास इतना ही पॉजिटिव चार्ज है।
अब अगर किसी ने इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक और, तो अब आप बोलेंगे सर अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर आप इसी तरीके से इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें तो आप बोलेंगे सर इसके ऊपर आप कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सपोज कर लीजिए किसी ने इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो आप बोलेंगे सर इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक बॉडी है, उसके पास 15.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 15.5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मतलब है कि 15 पूरे इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन और हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 1000 इलेक्ट्रॉन का होगा। आप ऐसे सोचे कि हमारी बॉडी के पास 18.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी चीज को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको ना इस चीज को अब प्रैक्टिकल वे में जो आप लोगों को लिखना है, समझना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की किसी भी बॉडी के ऊपर कोई सी भी वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है। या तो वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए अगर आपने उस बॉडी के अंदर n इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं या n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो आप बोलेंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? E। तो n इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने डाले तो n इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा? n इंटू ई। इसका मतलब पूरी बॉडी के पास इतना चार्ज होगा, और यही चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये कह सकते हैं कि सर दुनिया की कोई भी बॉडी आप उठा लीजिए, हर बॉडी के पास अगर कुछ चार्ज होगा तो वो ऑलवेज Q इज इक्वल टू कितना होगा? n इंटू में E, वेयर n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने या तो बॉडी के अंदर डाले हैं या फिर आपने बॉडी से कहाँ निकाले हैं? बाहर की तरफ निकाले। इसी चीज को अब किताबी लैंग्वेज में जो आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो क्या कहती है? वो ये कहती है the total charge on any body of this universe, इस पूरी दुनिया की किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है, the total charge on any body of this universe is always integral multiple of basic unit of charge। ये जो E चार्ज आप देख रहे हैं ना, इसे बोल रहा हूँ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटा चार्ज है। वैसे अब रिसर्च हुई है, इससे भी छोटे चार्ज अभी मिले हैं, लेकिन 12th क्लास में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। उन्हें क्वार्क कहा जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, रखते हैं तो वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते, फ्री एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता। इसलिए 12th क्लास के अंदर आप इसी को बोलोगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कहा जाता है द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज equal to, is always integral multiple of basic unit of charge। और ये basic unit of charge जो है वो कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप n को 1 रखेंगे तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 3 रखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और आप यहाँ बोल सकते हैं सर वेयर n इज इक्वल टू में 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 एंड सो ऑन। अब इन्होंने ना एक फॉर्मूला बना दिया। अब किसी को कुछ, हाँ उज्जवल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर माइनस में नहीं होना चाहिए 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम? मैं बता रहा हूँ चीज, बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो ई है ना, ई ना सिर्फ इसकी वैल्यू ली गई हमने, ई के सिर्फ और सिर्फ क्या लिया? वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन ना मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा था, इलेक्ट्रॉन अगर आप डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, डेराइव किया हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उन्होंने बोला Q बराबर NE ले लीजिए, और N की वैल्यू ना आप प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 लेंगे। यहाँ पर E की जगह पर E की यही वैल्यू रहने देना, N की वैल्यू 0 तब लेना जब आपने एक भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं डाला। आप N की वैल्यू +1 लोगे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो n की वैल्यू पॉजिटिव यूज कर लेना, अगर आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो n की वैल्यू कैसी ले लेना? नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ E की ना सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखी गई है, मैं इसके साइन की बात नहीं कर रहा। हमने साइन ना n को दे दिया है, इस n से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर कैसा है? नेगेटिव। उज्जवल आपको मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला था, हम इसकी मदद से आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
निशांत अपना वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। अब इससे रिलेटेड ना एक दो बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। उन्हें आप ना बड़ा ध्यान से और बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि ये तो टॉपिक है जो एज इट इज लिखे रहते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, ये क्यू का मतलब क्या है? ये क्यू ना कैपिटल क्यू ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अच्छा, क्यू ठीक है। से चार्ज को दिखाते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है। अब ठीक है सुनिए, सर। एक सवाल पूछते हैं वाइवा के अंदर या कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो ये होता है कि आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह क्या है। यानी कि जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक क्या है, छोटी सी एक बात है, वो है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। मैंने इसे नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ, आप वहां देखिएगा। आखिर क्वांटाइजेशन के पीछे की वजह क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि हमारे पास अभी जो सबसे छोटा चार्ज मौजूद है वो कौन सा है, ई। इस पूरी वैल्यू को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा, सीधा बोलूंगा ई का मतलब है इतना चार्ज। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी बॉडी को किसी भी मेथड से चार्ज करते हैं, अब तो आपके पास 3 तरीके हैं चार्ज करने के, तो आप किसी भी बॉडी को किसी भी मेथड से चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने के लिए उस बॉडी से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है या उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पीछे का रीजन क्या है, only integral number of electrons can be transferred from one body to another body. This is the basic cause of quantization. कहते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होने का पीछे का रीजन ये है कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दौरान उसमें से इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल सकते हो या उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बॉडी के अंदर से 12.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और किसी दूसरी बॉडी के अंदर ये 12.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे या डालोगे तो हमेशा या तो 10 या 11 या 12 या फिर 20। इसका मतलब है इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, इसीलिए हमारे चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लीजिए सपोज कर लो आप लोगों के पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज भी है और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब, मान लीजिए हमारी इस बॉडी के अंदर यहाँ पर n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ -e से। n1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मतलब है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव से पता लग रहा है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है। और मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, n2, और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, मगर वो कैसा चार्ज होता है, उसका पॉजिटिव। अब अगर कोई बोले बताना जरा इस पूरी बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे अभी अभी हमने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये कहती है कि आपको अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो जैसे आपको अगर टोटल चार्ज करना है कैलकुलेट, तो ये मैंने लिखे यहाँ पर Q। अब Q से अगर टोटल चार्ज निकालना है तो आपको पता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस कहती है सभी चार्जेस को आपस में अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकाला, फिर टोटल चार्ज सारे प्रोटॉन्स का निकाला और इन दोनों को जोड़ दिया ताकि टोटल वैल्यू मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा Q इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस का E। और ऐसे कितने प्रोटॉन है, N2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया N2E। दिस इज द टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो कितना है, -e। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आपके पास, कितने हैं, N1। अब आपके पास ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, आप इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लीजिए। ये अपने आप ही प्लस का है और ये अपने आप ही कैसा है, माइनस का। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो E कॉमन आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं N2 माइनस में N1 और यहाँ से ले लीजिए E कॉमन। इसका मतलब इस पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज निकल के आ गया वो इतना निकल के आया। अब आप खुद ही देखिए N2 और N1 ये दोनों ही क्या है, इंटीजर। अच्छा, अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो फिर से क्या बचेगा, इंटीजर। तो वही बात आ गई ना कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी को ले लीजिए, हमेशा जो टोटल चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा। इसके अलावा ये वाला लॉ, ये वाली बात कभी भी किसी भी जगह पर आपको फेल होती हुई नजर नहीं आएगी। एक छोटी सी बात सुनिए,
आप सभी लोगों को एटम के बारे में पता है, आप सब जानते हैं कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मैंने कहा n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल। किसके लिए? किसी एटम के लिए। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो n1 और n2 अगर बराबर है तो एटम के केस में n1 और n2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है, तब तक जब तक कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही उसके अंदर क्या हो? प्रोटॉन। तो ये वजह है कि टोटल चार्ज 0 इसलिए होता है। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी। चलिए ठीक है, ये चीज आप लोगों के नोट्स में है, वहां से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक और जरूरी बात बताता हूँ जो एग्जाम्स में जनरली पूछी जाती है। इसे ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझना भाई, थोड़ा लॉजिकल है, गौर से सुनिएगा। एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका क्या मतलब है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो बिल्कुल ही अलग है, वो ये है, कहा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए फिजिक्स में ना 2 लेवल्स के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है बहुत ही छोटा लेवल जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक होता है बहुत ही बड़ा लेवल जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटी चीजों के बारे में बात कर। कहा जाता है जब भी हम लोग बहुत छोटे चार्जेस के साथ डील करते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं, तब ना हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नजर आता है। लेकिन जब हम बड़े चार्जेस के साथ डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ऑफ चार्ज के साथ डील करते हैं, उस टाइम पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नजर नहीं आता, इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को उस लेवल पर इग्नोर कर देते हैं। इस बात को ना आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को ये चीज अब क्लियर करता हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी। लेकिन इतना जरूर मुझे यकीन है कि आप लोगों को माइक्रो का मतलब पता है कि छोटा, छोटे लेवल पर, और मैक्रो का मतलब है बड़े लेवल पर। मैंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नजर आता है, हम उसे देखते भी हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नजर नहीं आता, या हम उस लेवल पर उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या मतलब है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, सुनिए। सपोज कर लीजिए मेरे पास ना ये 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये रही मेरे पास और दूसरी वाली बॉडी ये रही मेरे पास। ये वाली जो बॉडी है इसके पास ना मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल रखा है, सपोज कर लीजिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हमने ले लिया 1e, ये इसके पास एक चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का, या यूं बोल दीजिए 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। और इस बॉडी के पास मान लेते कितना चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है। इसके पास 1 कूलम चार्ज है, इसके पास 1e का मतलब समझ गए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। अब एक काम करते हैं, इसके पास भी चार्ज मौजूद है, इसके पास भी चार्ज मौजूद है, मैंने क्या किया, इसको एक और यूनिट चार्ज दे दिया, यानी कि एक चार्ज और इसके अंदर डाल दिया। तो आप बोलोगे सर पहले तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होने की वजह से अब इसका नया चार्ज हो गया वो किसके बराबर हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन और डालने से इसका चार्ज क्या हो गया? डबल हो गया। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता हूँ, एक और, या यूं कहिए पहले एक था, मैंने 2 और डाल दिए, तो अब इसका जो चार्ज है वो कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। सीधा एक के बाद 2 और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो अब इसका चार्ज ट्रिपल हो गया। पहले 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, अब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया इसके ऊपर। इसका मतलब ना सीधा जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन और डालते हो चार्ज डबल हो जाता है, एक और डालते हो चार्ज ट्रिपल हो जाता है, एक और डालोगे तो चार्ज 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, आप जैसे ही इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और डालेंगे और मैं पूछूं अब बताना जरा टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे आप एक काम करो, 1 कूलम का चार्ज तो इसके पास पहले से ही था, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास और आ गया, आप इसे जोड़ दो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। मैंने सोचा चलो मैं इसको जोड़ता हूँ, 1 कूलम और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप अगर इस 1 कूलम में ये चीज ऐड करो तो जरा देखना 10⁻⁻19 का मतलब आप समझते हैं, 0.000000 लास्ट में 16, इतनी बड़ी वैल्यू होगी, इतना कूलम। तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर 1 कूलम के सामने ये नंबर तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि मैं इसे नेग्लेक्ट करके चाहूं तो ऑलमोस्ट 1 कूलम ही लिख देता हूं, और अगर ना भी नेग्लेक्ट करूं तो मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा? 1.0000000 लास्ट में 16,
और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज था। इतने बड़े लेवल पर जब हम ज्यादा बड़े चार्जेस के साथ डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करते हैं, तो एक दो इलेक्ट्रॉन का निकलना या कुछ इलेक्ट्रॉन का एंटर करना या निकलने से टोटल चार्ज के ऊपर ना के बराबर का फर्क पड़ता है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ना वो क्वांटाइजेशन वाली बात नहीं नजर आ रही, लेकिन यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते या डालते हैं तो सीधा चार्ज या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नजर आता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें नहीं नजर आता, हमें पता ही नहीं चलता, चार्जेस में ना के बराबर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। तो उसकी वजह आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये चीज ना मैंने आप लोगों के नोट्स में लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट में लिखी है, NOTE नोट कैपिटल वर्ड में डाल करके इस बात को बताया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको छोटी सी एक बात समझाता हूँ। इनका कहना है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना कुछ छोटे छोटे डॉट्स लगाए, इस तरीके के बहुत सारे डॉट्स हैं। ये मैंने ऐसे ब्लैक कलर के काफी पतले पतले छोटे छोटे डॉट्स या यूं कह लीजिए पॉइंट्स लगा दिए। मैं इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं आराम से। अब मैं इन्हें काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स है। मैं बहुत पास से देख रहा हूँ, करीब से देख रहा हूँ, मतलब मैं अभी जिस लेवल पर इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब मान लीजिए आप लोग अगर दूर से खड़े होकर देखोगे, बहुत दूर से, तो आप बोलोगे सर मुझे तो पॉइंट ही नहीं नजर आ, मुझे लग रहा है कि कोई लाइन खींच रखी है आपने, क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं और मैं पास से देख रहा हूं तो मुझे पूरे के पूरे 9 पॉइंट नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर ना एक पॉइंट और बढ़ा दिया, तो अब मैं बोलूंगा पहले यहाँ पर 9 पॉइंट थे, अब एक और बढ़ के टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन जो बंदा दूर है, यानी कि आप अगर बहुत दूर से देख रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आया, जितनी लंबी लाइन पहले थी शायद उतनी ही लंबी है या जरा सी लाइन बढ़ गई है हल्की सी। इसका मतलब आप जब इसे ऊपर से ऑब्जर्व करोगे बड़े लेवल पर, तो आपको चेंजेस ना के बराबर नजर आएंगे। लेकिन जो बंदा इसे पास से देख रहा है उसे साफ साफ नजर आएगा कि पहले यहाँ 9 डॉट्स थे, अब यहाँ पर डॉट्स कितने हो गए, 10। जैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही इस माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल के साथ भी होता है। तो ये चीज मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना सभी को? सर इसको नोट करना है क्या सर? हाँ, लिखना चाहें इसमें क्या ही नोट करोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम ना कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स ना क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लिखवाना शुरू कर देता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर वो क्वेश्चन आप ग्रुप में ही नहीं भेज सकते सर? नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो मुझे करवाने हैं और अगर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन अभी आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि उसी मोबाइल पे आपने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और उसी में अभी आज कर लीजिए, मैं बता दूंगा इसके। ये चीजें हो गई आप लोगों की क्लियर? चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखिए और एक बार सॉल्व कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निशांत भाई वीडियो ऑफ कर ले अपनी। चलिए मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप इसे लिखिए, फिर मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन, फिर मैं आपको दूंगा भी करने के लिए। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए क्वेश्चन। ठीक है भाई। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी, फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी carrying 20 excess electrons. Find the charge on a body carrying 20 excess electrons. Carrying, C-A-R-R-Y-I-N-G, carrying 20 excess electrons. सवाल यह है कि आपको एक बॉडी के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज होगा
जिसके पास 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, भैया इसका 20। ठीक है, ठीक है, 20 पीस। मान लीजिए ये रही वो बॉडी। अब इस बॉडी के पास किसी ने बाहर से ला करके 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो अब आपको बताना है इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा। अच्छा, वैसे तो ज्यादातर टीचर बोलते हैं बेटा क्यू का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, एन बी सा ई रख दो, वो सब ठीक है, वो सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा लॉजिकल वे में ही चीजों को करें, फॉर्मूले को थोड़ा कम वो देखें। सुनिए ध्यान से, जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई चार्ज होता है। और आप लोगों ने इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 20 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 20 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, 20 ई। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, इसका मतलब आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि इस बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा माइनस का 20 ई, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने इसके अंदर डाले। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकले होते तो ये माइनस की जगह पे क्या लेता, प्लस। और बस अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस ऑफ 20, और इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3.2 इंटू में 10⁻⁻, ये और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे, 18 कूलम। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया जी? नो सर, अभी नहीं हुआ। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम एक और सवाल लिखना शुरू करते हैं। अब इससे भी ट्राई करते हैं, ठीक है? और लिखिए जरा, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं या तैयार करते हैं? चलिए देखते हैं जरा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। सुनिए, देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि 1 कूलम चार्ज, तो चार्ज यानी कि Q से दिखाते हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 कूलम। अब यार 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 1 कूलम चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन बनाता होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन बनाते होंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन बनाते होंगे, या 1000 इलेक्ट्रॉन बनाते होंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, E। और ये 1 कूलम चार्ज शायद n इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर के बना होगा, तो n इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, Ne। और ये टोटल चार्ज मैं चाहता हूं किसके बराबर हो जाए, 1 कूलम के बराबर। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के पास E चार्ज है, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, तो n इंटू ई जरूर किसके बराबर रहा होगा, 1 कूलम के बराबर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप इसे चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, और Q का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा था Ne, तो सीधा Q की जगह Q का फॉर्मूला लिख दिया, Ne इज इक्वल टू 1 कूलम। तो n की जगह n रहने दीजिए, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू में 1 कूलम। आप यहाँ कूलम से कूलम को कैंसिल कर दीजिए, n की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए ना आपको इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, उसके लिए 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होते हैं तब जाकर के इतने कूलम का चार्ज बन पाता है। इसे लिख लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। सर कुछ आ रहा है।
ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने? हाँ ठीक है, फिर हम अब अगला सवाल शुरू करते हैं। लिखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसे कीजिए और मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, लिखिए जरा इस क्वेश्चन को। इज ए चार्ज ऑफ, क्वेश्चन ये है भाई, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 into 10 raised to the power minus 19 कूलम पॉसिबल। क्वेश्चन ये है कि क्या इतने कूलम का चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, एक बार करके मुझे बताइए कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। नहीं है सर। क्यों नहीं है भाई, रीजन बताओ। सर क्वांटिनाइजेशन जिसमें इंचार्ज बताया था ना आपने, उसके हिसाब से। ओके, तो आपको ये देखने से ही पता चल गया कि नहीं होगा। हाँ सर शायद। नहीं ऐसे नहीं भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो। एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। हाँ बिल्कुल सही। सर हाँ, बोलो। 1 कूलम चार्ज बनाने में भी है ना। यस सर, इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है। ओके, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, सुनिए एक बार ध्यान से, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, समझिए। सिंपल सी बात है, मुझसे ये कहा गया कि आप जरा चेक करके बताओ क्या इतने कूलम का चार्ज पॉसिबल हो सकता है। अब मैंने बोला यार मेरे को नहीं पता कि इतने कूलम का चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर इतने कूलम का चार्ज पॉसिबल होगा तो ये पक्का 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो मिलकर के इस चार्ज को बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि हमें ये पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, या यूं बोल दीजिए जो चार्ज आपको दिया गया है वो तो 5.8 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ई है। सपोज कर लेते इतना कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बना लिया, एन इलेक्ट्रॉन से। तो एन ई जो है वो किसके बराबर होगा, 5.8 into 10 raised to the power minus 19 कूलम के बराबर। एन की जगह एन रहने दीजिए, ई की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम इज इक्वल टू में 5.8 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 10 raised to the power minus 19 से ये भी कैंसिल हो गया। एन की वैल्यू आपके पास आ गई 5.8 अपॉन में 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 58 अपॉन में 16। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.625। इसका मतलब ना आपको ये पता चल गया कि इतना चार्ज तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.625 होंगे। और आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते, ये हमेशा या तो 3 होता या 4 होता। तो मैं आपको बोलता कि हाँ अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आती तो मैं बोलता ये चार्ज पॉसिबल है। इसका मतलब है ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एन की वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं आ रही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला एक और सवाल देखिए। कर लिया कंप्लीट सभी ने? हाँ ठीक है, चलिए एक और सवाल अब देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, अभी अब एक सवाल ना मैं आप लोगों की एनसीईआरटी का ले रहा हूं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.2 करवा रहा हूं। ये मेरे पास ये एनसीईआरटी है, मैं ये एनसीईआरटी से सवाल पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। आप अपनी बुक खोल करके देख लीजिएगा। और मैंने कहा भी था कि जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में सारी बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। अभी न्यूमेरिकल्स और भी हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा, फिर हम ये क्लास एंड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन गिवन है और ये भाई आप लोगों को ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन ध्यान से करने, बड़े ही जबरदस्त लेवल के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। ऐसे नहीं होते कि फॉर्मूला उठाए और वैल्यू डाली, बहुत कम सवाल होंगे जो फॉर्मूला और वैल्यू डालने से हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे सवाल कुछ ना कुछ आपको जरूर चीजें सिखाएंगे। अब मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और फिर इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकलता है उसे भी ध्यान से सुनिएगा।
इससे हमें क्या पता चलता है? सवाल पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। ये है आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.2। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.2। 1.1 एग्जाम्पल मैंने कल करा दिया था आप लोगों को, जिसमें हमें एक मेटल को चार्ज करने का तरीका बताना था। सवाल पढ़ रहा हूं, सवाल में लिखा है if 10⁻⁹ electrons move out of a body to another body every second। कह रहे कि अगर किसी एक बॉडी से हर एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरी बॉडी में जाते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो बताइए कितना टाइम लगेगा टोटल 1 कूलम का चार्ज होने में ऑन द अदर बॉडी, दूसरी वाली बॉडी के ऊपर। ठीक है, देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन, मैं फिर से समझाता हूं। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है और ये रही आपके पास एक दूसरी बॉडी। सवाल में ये कहा गया है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में क्या कर रहे हैं? एंटर करते जा रहे हैं। और इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ये एरो का निशान बता रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर जा रहे हैं। सवाल में ये कहा गया है कि बताइए कि कितना टाइम लगेगा, T = क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना टाइम लगेगा इस बॉडी के ऊपर टोटल 1 कूलम चार्ज बनने में। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते चले जाएंगे और कभी ना कभी इसका चार्ज 1 कूलम तक पहुंच जाएगा। कह रहे बताओ कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज इस बॉडी के ऊपर आने में। ठीक है, देखते हैं। इस बार हमें चार्ज नहीं, इस बार हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने वक्त में इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज 1 कूलम हो जाएगा। देखिए बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, सुनिए। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पर, ये मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतने जा रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेकंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं वो कितने? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। 1s का मतलब है एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 सेकंड का। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर होता होगा? 1/10⁹ सेकंड में। एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में यहां से वहां तक पहुंच जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में पहुंचता है तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड, सॉरी, इतने कूलम चार्ज इतने सेकंड में पहुंच जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर इतने कूलम चार्ज इतने सेकंड में पहुंच जाता है तो जरूर 1 कूलम चार्ज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1/10⁻⁹ और आप इसे नीचे लेके आएंगे तो लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 सेकंड। आपका आंसर आ गया कि 1 कूलम पहुंचने में इतने सेकंड का वक्त लगेगा। यही फाइनल आंसर है। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं फिर से फटाफट क्लियर कर दूं। एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, या यूं बोलिए 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में 1 सेकंड लगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में 1/10⁹ सेकंड लगेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने कूलम चार्ज होता है तो इतने कूलम पहुंचने में इतना टाइम लगा, तो 1 कूलम पहुंचने में इसको नीचे ले आए तो इतना सेकंड का टाइम लगेगा। अगर मैं इसे सॉल्व कर भी दूं ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि करोड़ सेकंड लग जाए तो इस करोड़ सेकंड को ना आप समझ नहीं पाएंगे, और 1 करोड़ सेकंड आखिर कितना होता है। इसलिए इसको सेकंड में ना बदलने के बजाय इसको हम घंटे, मिनट, दिन, महीने, साल में बदलते हैं। उससे देखते हैं कि भाई हमें कितनी वैल्यू मिलती है, ताकि थोड़ा अंदाजा लग पाए कि आखिर कितना वक्त लगेगा 1 कूलम चार्ज होने में। तो अब मैं यहाँ पर T लिख देता हूँ, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो इतना टाइम लगेगा, मैंने ये टाइम यहाँ पर लिख दिया 1 में, ये लिखा है 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने सेकंड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सेकंड्स में है। अगर आपको सेकंड्स को मिनट में बदलना हो तो आप सभी लोग जानते हैं मिनट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60। इसका मतलब अब ये इतने मिनट का टाइम हो गया। और अगर ये मिनट है और मुझे इसे घंटों में बदलना है तो आप जानते हैं अगर मिनट को घंटों में बदलना है तो फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये घंटों में चेंज हो चुका है। अच्छा, अगर घंटों को अगर मुझे दिनों में बदलना हो तो मैंने इसको 24 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इतने दिन लगेंगे। और अगर दिनों को साल में बदलना हो
तो एक साल में जनरल जो ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे इसे ईयर में बदलना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 365 से भी क्या कर देता हूँ डिवाइड, और जब आप इन सभी चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 198.18 ईयर्स। इसका मतलब है इतने साल लगेंगे, जिसको मैं मोटे तौर पर अगर चाहूं तो बोल देता हूं लगभग 200 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है इस बॉडी से इस बॉडी में एक कूलम चार्ज इकट्ठा होने में ऑलमोस्ट 200 साल, यानी कि अगर हम अपनी पीढ़ी 60 साल की एक आदमी की उम्र मानते ना तो इसका मतलब हमारी 3 पुश्तें खत्म हो जाएंगी, तब जाकर के ना इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक कूलम चार्ज। अब आपको इससे ना एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। सिंपल सी बात, जो एक कूलम चार्ज हम बड़ी देर से बार बार बोल रहे हैं इतने कूलम का चार्ज है उतने कूलम का चार्ज है, यानी कि इससे एक बात पता चली कि एक कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। अंदाजा लगाइए, एक सेकंड इतना थोड़ा सा टाइम होता है और इतने कम टाइम में 10⁻⁹ इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने कम टाइम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर भी सिर्फ एक कूलम चार्ज होने में टोटल 200 साल के आसपास का टाइम लग गया। इसका मतलब 1 कूलम कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। ऐसे नहीं कह सकते कि सर मैंने इस पेन को रगड़ दिया इससे 1 कूलम चार्ज आ गया। आप लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। वाइवा में टीचर तसल्ली से चेयर पे बिठा के बेइज्जती कर देते हैं कि बेटा मैंने इसको रगड़ दिया 1 कूलम तो आ ही गया होगा, और बंदा भी सिर खुजा के बोलता है हाँ 1 कूलम तो आ ही जाएगा। मगर याद रखना भाई, 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। अच्छा, 1 कूलम अगर छोटा मोटा चार्ज नहीं होता तो फिर हम अपनी कॉपी में जब हम सवाल करेंगे ना तो हमारे क्वेश्चंस के दौरान ना हमें जो सवाल मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसमें आपको बहुत ही कम जगह पर कूलम चार्ज दिखाई देगा। ज्यादातर कूलम्स के अलावा हम उससे और भी छोटी यूनिट यूज करेंगे। इसीलिए ना मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ यूनिट्स लिख देता हूँ। हम यूज करेंगे सवाल के अंदर नंबर 1 कई जगह पर एक होता है जिसे हम बोलते हैं 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। हो सकता है कई कई सवालों में आप लोगों को एक और यूनिट यूज करने को मिले 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। और कई जगह पर एक और यूनिट नजर आएगी दैट इज कॉल्ड 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10⁻12 कूलम। इसका मतलब है न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको या तो मिली कूलम मिलेगा सवालों में, या माइक्रो कूलम या पिको कूलम। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रो कूलम यूज होता है, उसके बाद मिली कूलम और बहुत कम दिखेगा पिको कूलम। लेकिन जो जो चीजें नजर आएंगी एग्जाम्स में मैंने वो सारी यूनिट्स यहाँ पर लिख दी हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ओके, कर लिया नोट। सबने लिख लिया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके, तो चलिए, तो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी वो 3 थी, तीनों हमने डिस्कस कर ली, और आखिरी वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने देख ली। अभी इसके न्यूमेरिकल्स और भी बाकी हैं, लेकिन अब ना मैं न्यूमेरिकल्स अब नहीं करा। अब मैं क्या करूंगा, अभी क्लास जब फिनिश हो जाएगी, अभी मैं एंड कर दूंगा क्लास को, तो क्लास के एंड होने के तुरंत बाद आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसको मैंने अपने हाथों से साफ और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप घर पे, अब ये तो नहीं बोल सकता घर जाकर के नोट कर लेना, घर पे ही बैठे हो रजिस्टर जो भी आपने बनाया उस रजिस्टर में इन न्यूमेरिकल्स को भी नोट कीजिएगा, और ये वाले नोट्स भी जो है इन्हें भी ढंग से कॉपी कर लीजिएगा ठीक ढंग से। कोई ऐसा मत करना कि इकट्ठा करता जा रहा हूँ फोन में, भाई बहुत सारे बंडल बन जाएंगे। अभी स्टार्टिंग इसलिए थोड़ा थोड़ा चल रहा है, धीरे धीरे स्पीड मेरी बढ़ेगी, ज्यादा मटेरियल होगा, इकट्ठा हो जाएगा, पागल हो जाओगे कि इतने सारे नोट्स हम पढ़ेंगे। रोज के रोज सारा कुछ करते रहना। एक चीज तो ये नोट्स मैं अभी आपको 2 मिनट बाद अपलोड कर दूंगा, अभी मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, और जो ग्रुप में एडेड नहीं है भाई
वो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके मुझसे बात कर ले फोन पे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज, मैं अभी नहीं 1 या 2 घंटे बाद या शाम तक मैं ना इसके कुछ 2-4 और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, अलग से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, उनको ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोगों का ये काम है कि आप उन क्वेश्चंस को ग्रुप से उठा करके घर पे बैठ के तसल्ली से दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों से उन क्वेश्चंस के डाउट डिस्कस कर लूंगा, और अगर आप लोगों से नहीं हुए तो उन्हें मैं करवा भी दूंगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आए, तो भाई ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए, इन्हें करने के बाद जो क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा उसे जरूर करना है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया तो आगे चीजें और टफ होती जाएंगी, और फिर आप लोगों के फिजिक्स पल्ले पड़ेगी नहीं बिल्कुल। तो ठीक है, आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो भाई पूछ सकते हो, कोई डाउट सर किसी तरह फोन नंबर दे दो। फोन नंबर भाई मैं दे अच्छा, दूंगा मैं सर इसको। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर। सर ग्रुप में है तो आपका नंबर। चुप रहे नहीं, सबके पास 9650904323 और एक और नंबर है 9818783701। ये दोनों ही नंबर चालू है, और व्हाट्सएप के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। वैसे आप किसी पे भी कर देंगे तो कर लूंगा मैं, बाकी ये नंबर व्हाट्सएप के ग्रुप के लिए यूज किया हुआ है, और ये भी मेरा नंबर है, आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। आप ही नहीं, कोई भी आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, किसी को भी क्लास लेनी हो तो वो ले सकता है। और मैंने यहाँ पर मैथ्स की भी क्लास शुरू कर दी है, अगर किसी बच्चे को मैथ्स की क्लास का ट्रायल लेना है तो मुझसे डिस्कस कर लेगा, बात कर लेगा, मैं वो बता दूंगा। अच्छा, एक चीज और बतानी है, कुछ लोगों को ना क्लासेस छूट गई थी, उन्हें वीडियोस चाहिए थी, तो भाई वो वीडियोस जो है ना वो मेरे पास है तो सही, लेकिन ना उनका थोड़ा साइज बड़ा है, मैं उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इतना छोटा कर रहा हूँ ताकि आप आराम से डाउनलोड कर सको। ऐसा ना हो कि 15-20 GB की फाइल हो जाए और आप उसे डाउनलोड ही ना कर पाओ। इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मैं आज या कल तक ना इनको डाउनलोड, इनका ना लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को ऑनलाइन देख भी पाओगे जो मेरी पहले की क्लासेस से रिकॉर्डेड, और या फिर आप चाहो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, और चाहो तो अपने किसी दोस्त को शेयर भी कर सकते हो, इसे कोई भी आसानी से डाउनलोड कर पाएगा। बट इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसलिए मैं आज या कल में पक्का डाउनलोडिंग के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है सर तो आज के यूट्यूब लिए पे डाल रहे हो क्या आप? नहीं, YouTube पे नहीं, आप लोगों को लिंक दूंगा मैं। अभी YouTube के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं भाई। सर जी डाल दो, पे डालना फेमस हो शुरू जाएंगे। कर दो सर ना। अच्छा भाई ठीक है यार, तुम ही पढ़ दो, मेरे को फेमस होके क्या करना है, आप लोग पढ़ लो सही से। ठीक है, मैं देखूंगा YouTube पे क्या करना है, बाकी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप किसी भी दोस्त को दोगे, कोई भी आराम से देख सकता है। तो ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। पर्सनल डाउट भी होगा तो फोन पे पूछ लेना सर, ये बात नहीं समझते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। किसी को कुछ पूछना बाय, हैव अ है? गुड डे सर। ओके, थैंक यू एंड सेम टू यू। ओके, बाय।